नेहा माला की सौतेली बहू थी। ना ही वो अपनी बेटी को पसंद करती थी और ना ही अपनी बहू को। वो अपने बहू बेटी को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन रात के समय राहुल अपनी पत्नी और साली के साथ घर आता है। तभी माला उससे बोलती है, ये कौन सा टाइम होता है तुम लोगों का घर आने का? ये घर है धर्मशाला, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। माफ कीजिएगा माँ, वो नेहा के मम्मी पापा ने देरी करवा दी। नेहा उनके घर बहुत दिनों बाद गई थी, इसके कारण देर हो गई। तो फिर तुम लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? वहीं अपने ससुराल में ही रह जाते। कम से कम घर में भीड़ तो कम होती। माँ, ये मेरा भी तो घर है ना, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ये घर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। मैं तो सिर्फ तेरे बाप की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुझे यहाँ पर रख रही हूँ, वरना कभी तुझे इस घर में रहने ही नहीं देती। आंटी जी, ये क्या तरीका है अपने बेटे से बात करने का? तू कुछ बोल ही मत। तेरी बहन कम थी इस घर में बोझ के लिए, जो अब तू भी आ गई है। आपके इस कड़वे बर्ताव के कारण ही भगवान ने आपको कोई औलाद नहीं दी। अगर जीजू नहीं रहे तो आपको माँ कहने वाला भी कोई नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझे ही उल्टा सीधा सुना रही है। सुना नहीं रही हूँ, बल्कि जो सच है वही बोल रही हूँ। ये तो सच है। ये तो अच्छा है कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ, वरना आपके खाने में जहर देकर आपको मार जरूर देती। राखी, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। अरे वो मेरी माँ है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो उनसे? नेहा, कुछ समझाओ अपनी बहन को। देखो तो मेरी माँ को क्या कुछ कह रही है ये। तुम्हें मेरे और मेरी माँ के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के बीच में बोलने का, लेकिन आज एक बात आप भी मान लीजिए जीजू, आप चाहे कितना भी प्यार कर लें, लेकिन आपकी सौतेली माँ हमेशा आपकी सौतेली माँ ही रहेंगी। उनसे आपको कभी सगी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। राखी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राहुल और नेहा भी अपनी कमरे में चले जाते हैं, जहाँ राहुल नेहा को गुस्सा करते हुए बोलता है, देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ गलत है, लेकिन वो जैसी भी है मेरी माँ है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और कोई मेरी माँ को कुछ कहेगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि वो कौन है। आज तुम्हारी बहन ने मेरी माँ को क्या कुछ नहीं कहा। ऐसा बर्ताव दोबारा करेगी तो ठीक नहीं होगा। माफ करिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ। माना कि राखी के बोलने का तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन क्या आपकी माँ का तरीका सही था आपसे बात करने का? वो मेरी माँ है, वो मुझे सुनाए, डांटे, चाहे मारे, कोई बीच में नहीं बोल सकता। मैंने किसी को यह हक नहीं दिया है कि वो मेरे और मेरे माँ के बीच में आए। जी ठीक है, लेकिन आप हमारे भी कुछ लगते हो, और जैसे आप अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुन सकते, वैसे ही जब आपको कोई बुरा भला कहता है या आपकी बेइज्जती करता है तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। बाकी मैं उसे समझा दूंगी कि आगे से वो अपने काम से काम रखे। नेहा इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। दिन बीतते हैं, लेकिन उसके ससुराल का माहौल ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहन के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, तो देखती है वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, जिसे देखकर नेहा बोलती है, राखी, मंदिर में भीड़ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है। ऐसा क्या हो रहा है मंदिर में आज? दीदी, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे इस मंदिर की कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। मुझसे ज्यादा मंदिर तो आप आती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? अरे तो भड़क क्यों रही है? मैं तो बस पूछ ही रही थी। मुझसे पूछने से अच्छा है क्यों ना हम दोनों मंदिर के अंदर चलकर वहाँ के लोगों से पूछें कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। शायद तुम सही कह रही हो, चलो अंदर चलते हैं। नेहा इतना कहकर अपनी बहन के साथ मंदिर के अंदर जाती है और वहाँ के लोगों से इतनी भीड़ होने का कारण पूछती है, जिस पर वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि वहाँ कोई जाने माने साधु आने वाले हैं। उनके पास ऐसा कुछ है जिससे वो सभी के आने वाले कल के बारे में बता सकते हैं। ये सुनकर नेहा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, तब तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरी सास मेरे पति और मुझे अपना पाएगी या नहीं, मेरे पति को अपनी माँ का कभी प्यार मिलेगा या नहीं। क्या हुआ दीदी, आप क्या सोचने लगी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यही कि क्यों ना हम लोग भी साधु से मिलकर आए। दीदी, आप सच में इन बातों पर विश्वास करती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इस साधु से मिलकर ही जाऊंगी। नेहा सभी लोगों के साथ खड़ी होकर उस साधु का इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद साधु उस मंदिर में आता है और पूजा करवाता है। सभी पूजा में मगन बैठे होते हैं। तभी अचानक से एक तेज तूफान आता है और मंदिर में भगदड़ मच जाती है। उसी बीच थाली उठाते समय नेहा के हाथों में एक किताब आ जाती है, जिसे लेकर वो घर आ जाती है। मंदिर में थाली रखने के लिए जाती है
तभी उसके हाथों से किताब नीचे गिर जाती है। किताब देखकर वो बड़ी हैरान होती है। ये किताब किसकी है? लगता है गलती से उस भागदौड़ में मेरे पास आ गई। जरा देखूं तो किस चीज की किताब है ये। ये क्या लिखा है किताब में? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कोई वहम होगा ये जरूर। इस बात से अनजान नेहा के उसके हाथों में जो किताब लगी है वो कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि एक जादुई किताब है जिसमें आगे क्या होने वाला है दिखाई देता है। वो परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी कुछ देर बाद उसके फोन पर एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि सच में उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी राखी वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो? बोलिए ना दीदी, क्या हुआ? क्यों घबराई हुई हो आप? राखी, तेरे जीजू का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो हॉस्पिटल होना चाहिए ना, जीजू को हमारी जरूरत होगी। राखी नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने जीजू को बोलती है। जीजू आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ? मुझे आपके ऑफिस से फोन आया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप हॉस्पिटल में हो। आप सच बताइए, आप ठीक तो हो ना? तुम बिना बात की चिंता कर रही हो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़ी बहुत चोट आई है। थोड़ी देर बाद नेहा और राखी राहुल को लेकर घर आ जाती है। तभी उसकी माँ माला पूछती है, ये क्या हो गया? तुम दोनों इसे टिका कर क्यों ले आ रहे हो? माँ जी, आज तो ये बाल बाल बच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इनका एक्सीडेंट हो गया था। ध्यान से गाड़ी तो चलानी ही नहीं होती है, तो एक्सीडेंट होगा ही ना। मेरी माँ ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई, तू कैसा है, कैसा फील हो रहा है तुझे, बल्कि उल्टा सुना के चली गई। पता नहीं मुझे मेरी माँ का प्यार कभी मिलेगा या नहीं। नेहा और राखी राहुल को कमरे में लेकर जाते हैं और लेटा देती है। दिन बीतता है और राहुल की हालत में काफी सुधार आ जाता है। तभी एक दिन फिर नेहा डरते हुए उस जादुई किताब को खोलती है जिसमें लिखा होता है कि कानपुर जाने वाली बस खाई में गिर जाएगी। वो डर जाती है क्योंकि उसकी सास कानपुर वाली बस से ही जाने वाली थी। वो भागते हुए हॉल में जाती है, लेकिन तब तक उसका पति अपनी माँ को लेकर निकल चुका था और नेहा अपने पति को कॉल करती है। आप कहाँ हो? जल्दी से घर वापस आ जाइए। मैं माँ को लेकर बस स्टॉप आ गया हूँ, उन्हें छोड़कर आता हूँ। नहीं, आप माँ जी को लेकर घर वापस आइए। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। आपको मेरी कसम है, माँ जी को बस में मत बिठाना। क्या हुआ तुम्हें? तुमने माँ को आधे रास्ते से वापस लाने के लिए क्यों कहा था? अगर आज आप माँ जी को उस बस में बिठा देते तो माँ जी कभी वापस नहीं आती, वो मर जाती। ये तू क्या बकवास कर रही है? ये बोल के तो चाहती ही नहीं थी कि मैं जाऊं। तेरे पति के पैसे खर्च हो रहे थे, इसीलिए ना। आपको जो समझना है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक जादुई किताब है जिसमें आगे क्या होने वाला है पता चल जाता है। मैं जानकर माँ जी की जान को खतरे में तो नहीं डाल सकती ना। उस टाइम सभी नेहा की बात को झुठलाकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुबह जब न्यूज में कानपुर जाने वाली बस को खाई में गिरने की खबर सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और नेहा की सास उसके पास आकर उससे माफी मांगती है और अपने बहू बेटी को दिल से अपना भी लेती है। और इस तरह से नेहा अपनी जादुई किताब के जरिए अपने परिवार को एकजुट करने में कामयाब हो जाती है। रेशमा अपनी बहू का अपने घर में स्वागत करते हुए कविता से कहती है, बहू, तुम सबसे तो शादी में मिल चुकी होगी और शादी से पहले भी, पर इनसे मिलो, ये है तुम्हारी बुआ सास। अपनी सास से बुआ सास से मिलाने के बाद कविता अपनी बुआ सास के पैर छूती है और ये देख राधिका यानी उसकी बुआ सास कविता से कहती है, इसी के साथ हाथों का बेहतरीन उपयोग करते हुए और बहू मेरे पैर छूते हुए। ये सुन कविता अपनी बुआ सास को देखने लगती है, लेकिन उसकी सास रेशमा उसे उसके और रवि के कमरे तक पहुंचा आती है और कविता से कहती है, बहू अभी तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है, बाकी का कल देखते हैं। रात के करीब 2 बजे शोर से कविता की आंखें खुलती हैं और वो देखती है ये चिल्लाने की आवाज हॉल से आ रही है, जहाँ पर उसकी बुआ सास थी, जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला होता है और सर पर क्रिकेट कैप, और वो अकेले ही बोल रही थी,
जिंदगी जीने का मजा भी तभी आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा भी तभी आता है जब हारने का रिस्क हो। मिताली लगा चौका और हरा पाकिस्तानियों को। ये सब देख नई नवेली दुल्हन अपने पति रवि को उठाते हुए कहती है, सुनिए जी, देखिए ना, बुआ सास हॉल में मैच खेल रही है, वो भी अकेले, और न जाने क्या क्या बोले जा रही है। बुआ फिर अपनी दवाई लेना भूल गई होंगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाता है। कविता को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है और वो कमरे में बैठी हुई सोचने लग जाती है। आखिर बुआ जी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है, वो भी मैच को लेकर। जब मैं उनके पैर छूने गई तब भी वो न जाने कुछ बोल रही थी। रवि से पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है, बुआ सास ऐसा कर क्यों रही हैं? कविता अपनी बुआ सास के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी रवि कमरे में आता है। उसे जागता हुआ देखकर कहता है, सो जाओ कविता, बुआ को ना मैंने नींद की गोलियां दे दी है। अब वो कल सुबह या फिर ना कल दोपहर में ही उठेंगी। पर आपने उन्हें नींद की गोलियां क्यों दी? उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? फुर्सत से बताऊंगा, अभी सो जाओ। अगली सुबह परेशान कविता किचन में जाती है जहाँ उसकी सास रेशमा होती है और अपनी सास को देखकर कविता कहती है, माँ जी आपसे कुछ पूछना था। हाँ बहू, बोलना, क्या हुआ? रवि ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो बात ये है कि जब मैं रात को उठी तो बुआ सास को क्रिकेट खेलते देखा, वो भी किसी प्लेयर की तरह, और बीच में वो कुछ बोले जा रही थी, मिताली और ना जाने क्या क्या। अच्छा, तो रात में अपनी बुआ सास की हरकतों से परेशान हुई है। कोई नहीं, आदत हो जाएगी जल्दी ही। उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या माँ जी? इतनी बड़ी बात भी नहीं है, फुर्सत से सब बता दूंगी। पर अभी भी कविता अपनी बुआ सास की हरकतों से परेशान थी, पर कोई उसे उसकी बुआ सास के अतीत से रूबरू नहीं करवा पा रहा था। इसीलिए वो सारा घर का काम खत्म कर अपनी बुआ सास के पास जाती है और अपनी बुआ सास से कहती है, बुआ जी मैं आपके बाल बांध दूं? लो, अब लगेगा रेशमा के स्टेडियम में सिक्सर। बुआ जी आपको क्रिकेट पसंद है क्या? हाँ, बल्कि मैंने तो पाकिस्तान और भारत के खिलाफ फाइनल मैच भी खेला हुआ है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये सुन कविता को लगता है कि उसकी बुआ सास दिमागी तौर पर पागल है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। पर फिर कविता अपनी बुआ सास से कहती है, सच में बुआ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आपने छोड़ क्यों दिया खेल? मैंने तो नहीं छोड़ा खेल, बल्कि अब उम्र हो गई है तो घर में ही खेल खेल लेती हूँ। चल अब तू मेरे साथ मैच खेल, तू आ गई है ना, वरना तो मेरे साथ मैच खेलने वाला कोई नहीं था, अब तेरा साथ मिल गया। पर बुआ जी मुझे तो मैच खेलना ही नहीं आता और मुझे पसंद भी नहीं है। चल फिर देरी किस बात की, चल हम मैच खेलते हैं, मैं तुझे सिखाऊंगी क्रिकेट कैसे खेलते हैं। ये कहकर कविता की बुआ सास फुर्ती में खाट से उठती है और हाथ में बल्ला और अपनी बहू से कहती है, बहू इस 2 उंगलियों से बॉल को ऐसे पकड़कर बॉलिंग करना। कविता भी हैरान थी कि बुआ सास के अंदर क्रिकेट के नाम से इतनी फुर्ती कैसे आ जाती है, और यही सोचते हुए जैसे ही वो बॉल फेंकती है, बॉल घर के कांच तोड़ते हुए बाहर चली जाती है और ऐसे कई शॉट से घर के कई सामान टूट फूट जाते हैं। तभी वहाँ रेशमा आ जाती है और कविता पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू दीदी का तो मैं समझ रही हूँ, पर तूने दीदी के साथ मिलकर पूरे घर में तबाही कर दी। और आप दीदी चलो, अपनी दवाई लो और आराम करो। लो आ गई एम्पायर और मैं आउट, बिना क्लीन बोर्ड के सत्यानाश कर दिया मैच का। रेशमा और कविता इस मैच के बाद घर साफ करते हैं और घर साफ करते हुए कविता अपनी सास रेशमा से कहती है, माँ जी बुआ सास को क्रिकेट का भूत क्यों सवार रहता है? हर वक्त क्रिकेट के नाम पर उनमें फुर्ती आ जाती है। हाँ बहू, दीदी को क्रिकेट से बहुत लगाव था, लेकिन इनके साथ जो हादसा हुआ उसने इन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया, पर ये अब भी क्रिकेट को भूल नहीं पाई है। ऐसा क्या हुआ था माँ जी इनके साथ? रेशमा अब भी साफ सफाई करते हुए कविता से कहती है, दीदी शुरू से क्रिकेट खेलना चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने बचपन से काफी मेहनत की, और जब दीदी 20 साल की थी तब इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला और भारत के लिए इन्होंने ट्रॉफी भी जीती थी। पर जब उस मैच के बाद दीदी घर आई तब तक बाबूजी ने इनका रिश्ता फिक्स कर दिया था, और वो गांव के रहने वाले थे, जिस वजह से उनका करियर छूट गया और उनके सपने मर गए। और शादी के 6 महीने बाद ही उनके पति के एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब वो सदमे में हैं। कविता ये सुनकर भावुक हो जाती है और वो फैसला करती है
कि जितने दुख बुआ सास ने देखे हैं वो उन्हें अब सिर्फ खुशियां ही देगी। इसी के साथ अगले दिन कविता दोपहर के समय अपनी बुआ सास के पास जाती है और उनसे कहती है, बुआ जी उठिए, माँ जी नहीं है, हम आराम से क्रिकेट खेलते हैं। ये सुन कविता की बुआ सास उठकर उसे बॉलिंग करने के लिए कहती है तो कविता कहती है ठीक है बुआ जी। और काफी समय मैच खेलने के बाद जब दरवाजे की बेल बजती है तो बुआ सास अपने खाट पर लेट जाती है। तभी रेशमा कविता के गेट खोलने के साथ कहती है, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा बहू? आज भी कहीं तुम दोनों क्रिकेट तो नहीं खेल रहे थे? नहीं माँ जी, बुआ जी तो सो रही थी और मैं किचन में थी। अब बुआ सास और कविता में दोस्ती हो जाती है और रेशमा के न रहने पर दोनों घर बंद कर हॉल में क्रिकेट खेला करते थे। और तभी एक दिन रेशमा और रवि बुआ को हॉस्पिटल ले जाते हैं उनके चेकअप के लिए, जहां डॉक्टर बुआ सास को देखने के बाद कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं, बल्कि अब तो आपकी बुआ सास के ठीक होने का 100% चांस है। बल्कि इनका दिमाग तो काफी एक्टिव है पहले से। ऐसी कौन सी दवा खिला रहे हैं आप लोग जिससे ये इतनी ठीक हो रही है? ये सुन रेशमा और रवि बहुत खुश होते हैं और रेशमा डॉक्टर से कहती है, मेरी बहू ने ये सब किया है क्योंकि वही ज्यादा समय दीदी के साथ बिताती थी। इसी खुशी के साथ बुआ सास, रवि और रेशमा घर जाते हैं और रेशमा कविता से कहती है, बहू सच कहूँ तो तूने अपनी बुआ सास का बहुत ख्याल रखा है और वो अब दिमागी तौर पर 95% ठीक हो चुकी हैं। उनका दिमाग भी काफी एक्टिव है। सच में? ये कहकर कविता अपनी बुआ सास को गले लगा लेती है, लेकिन तभी बुआ कुछ नहीं बोलती और उनका हाथ पैर भी ढीला हो जाता है, जिसे देखकर कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो ना बुआ सास को क्या हुआ है, वो बोल ही नहीं रही और उनकी बॉडी लूज पड़ रही है। तब वो देखते हैं कि बुआ सास की सांसें नहीं चल रही और ये देख रवि डॉक्टर को कॉल लगाता है, जिसके बाद डॉक्टर 15 मिनट में आ जाता है और डॉक्टर बुआ सास का चेकअप कर कहता है, बुआ जी अब नहीं रही। ये सुनकर सब रोने लगते हैं और कविता, जिसे अपनी बुआ सास के साथ रहकर काफी खुशियाँ मिली, वो मानो अपनी बुआ सास को खोकर पागल हो गई थी। तभी ये देख रवि डॉक्टर से कहता है, पर सर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि आपने ही तो कहा था वो ठीक हो रही हैं, तो अचानक ये सब कैसे हुआ? कई बार सदमे में गए व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी तरह ठीक होने के बाद सबको खुश देख और खुशी देकर अपनों से अलविदा ले लेता है, और इनके साथ भी यही हुआ है। लेकिन अपनी बुआ को खोने का दर्द कविता में सबसे ज्यादा था और उसे एक तरफ इस बात की भी खुशी थी कि वो अपनी बुआ सास की सेवा कर पाई और उन्हें खुशी दे पाई। रागिनी अपनी बेटी नेहा और पति वीर के साथ रहा करती थी। दरअसल रागिनी एक साउथ इंडियन लड़की थी, पर रागिनी की शादी साउथ में ना होकर वीर नाम के लड़के से हो गई थी, जो कि एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो डोसा बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। हालांकि वीर काफी गरीब था, फिर भी वीर अपने परिवार वालों को कभी कोई कमी नहीं आने देता। वीर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशी से रहता था, पर कौन जानता था कि वीर के आने वाले समय में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही एक रात वीर डोसा बेचकर घर आ रहा था, तभी वीर के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उससे छीना झपटी करने लगते हैं। कौन हो तुम सब? इस तरह से मेरे साथ छीना झपटी नहीं कर सकते। ए ज्यादा मुंह मत चला, समझा क्या? तेरे पास जो कुछ भी है वो हमको दे दे, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो। नहीं तो नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि कल मुझे मेरी बेटी की फीस देनी है। मुझे छोड़ दो भाइयों, मैं ना तो आपको जानता हूँ, ना जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। भाई लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए इसको अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। वो दोनों गुंडे आपस में इशारों ही इशारों में बातें कर लेते हैं और वो गुंडे वीर को बहुत मारते हैं कि वो लोग वीर की अधमरी हालत सी कर देते हैं, जिसके बाद वो वीर से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। बेचारा वीर वहीं बेहोश पड़े रहता है। अब रात ज्यादा हो चुकी थी। जहां वीर बेहोश होकर रोड पर पड़ा था, तो वहीं नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए वो? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वीर कहाँ रह गए बेटा। नेहा बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अप्पा भी आता ही होगा। वैसे रात ज्यादा हो गया, तुम जाकर सो जाओ, मई तुम्हारे अप्पा का इंतजार करती है। नेहा अपनी माँ की बात मान जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है।
ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं और वीर अभी तक नहीं आया था। रागिनी को वीर की चिंता सताई जा रही थी और वो खुद से कहती है, मेरे को वीर का बहुत चिंता होता, समझ ही नहीं आता कि वीर कहाँ रह गया। लगता कि मेरे को खुद ही वीर को ढूंढने वास्ते जाना पड़ेगा। रागिनी खुद से बातें कर ही रही थी तो वहीं वीर रास्ते में पड़ा हुआ था। तभी उसी रास्ते से वीर का एक ग्राहक भोला अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी नजर वीर पर पड़ती है और उसको देखकर भोला खुद से कहता है, अरे ये तो वीर भाई है, इनकी यह हालत किसने कर दी। खैर जो भी हो, मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। वीर भैया जरा आंखें खोलो, आप यहाँ कैसे आए और आपकी यह हालत कैसे। भोला बार बार उससे पूछता है पर वीर उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद भोला अब वीर को अपना कंधा देता है और उसे घर लेकर आता है। रागिनी अपने घर के अंदर वीर की चिंता में डूबी थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब जैसे ही रागिनी खुद के घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वीर अधमरी हालत में भोला के कंधे के सहारे है। ये देखकर रागिनी भोला से कहती है, भोला भाया, ये वीर को क्या हो गई? वीर तुम्हारे कंधे के सहारे क्यों होती? बहन जी, वीर रास्ते में पड़ा हुआ मिला था मुझे। मैंने तो वीर को काफी होश में लाने की कोशिश करी पर वीर भैया होश में ही नहीं आए तो मैं इनको घर ले आया। भोला वीर को उसके घर छोड़कर चला जाता है। वीर को ऐसी हालत में देखकर रागिनी बहुत परेशान हो जाती है और वीर को देखकर बहुत रोती है। रागिनी रोते हुए वीर से कहती है, वीर, आपकी ये हालत किसने की? मैं उसको छोड़ेगी नहीं, पर आप चिंता मत करो, मैं पहले आपको डॉक्टर से दिखाएगी, उसके बाद ही कुछ करेगी। रागिनी उसी वक्त पहले वीर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसको बोलते हैं, रागिनी जी, आपके पति को हमने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा और इनकी हालत को देखकर लगता है कि इन पर किसी ने हमला किया है और हमले की वजह से इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। इनको लगभग 2 महीने बेड से उठने मत देना। आप इनका जितना अच्छे से ख्याल रख सकते हो रखना, उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब वीर को होश आता है तब वीर रोते हुए कहता है, रागिनी, अब हमारी बेटी की फीस कैसे जाएगी? अब उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया था। वीर, तुम चिंता क्यों करती? मैं है ना, मैं सब कुछ संभाल लेगी। उससे पहले तुम मुझको बताती कि ये सब किसने की। वीर रागिनी की बात सुनकर रागिनी को सारी बात बताता है। कुछ देर में वो वीर को रिक्शे में बिठाकर घर ले आती है और अपने पति से कहती है, वीर, तुम चिंता नहीं करना, अब मैं डोसा बनाकर बेचेगी, तुम्हारी जगह मैं काम करेगी। पर रागिनी, ग्राहक बनाने में तो काफी समय लग सकता है और तुम तो जानती हो ना, मार्केट में जाकर अपने डोसे को बेचना कितना मुश्किल होता है। वीर, तुम चिंता क्यों करती? मैं है ना, मैं सब संभाल लेगी, क्योंकि इस बार ग्राहक को केवल डोसा नहीं बल्कि रवा डोसा मिलेगा तो सब लोग मेरे पास आएगा। रागिनी और वीर आपस में बातें कर रहे थे। तभी नेहा वहाँ आती है और अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर बोलती है, माँ, आप अकेली डोसा बेचने नहीं जाएंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ जाएगी तो तुम्हारे पिता का ख्याल कौन रखेगी? और मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती। क्यों, मैं सही बोलती है ना नेहा बेटी? और अगर तुमको मेरे हाथों का रवा डोसा खाने को मांगती है तो तुम्हारे लिए रवा डोसा घर आकर बना देगी। पर माँ, मुझे भी आपके हाथों का रवा डोसा खाना है। ओफो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमको बोली ना कि अगर तुमको रवा डोसा खाने को मांगती है तो मैं तुम्हारे लिए रवा डोसा घर आकर बना देगी। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। अपनी माँ के समझाने पर नेहा अपनी माँ की बात मान जाती है। जिसके बाद अब रागिनी अगली सुबह अपने डोसे को बेचने जाती है, पर वो मार्केट में नई थी, साथ ही उसको जानने पहचानने वाले लोग भी बहुत कम थे। बस इसीलिए आज उसकी बिक्री नहीं हुई। ये देखकर रागिनी खुद से कहती है, लगता है वीर सच बोल रही थी, मैं ये नहीं कर पाएगी, पर कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारेगी। रागिनी पूरे दिन धूप में खड़ी होकर रवा डोसा बेचती है और पूरे दिन में उसके पास केवल 2-4 ही ग्राहक आते हैं। शाम को रागिनी निराश होकर अपने रवा डोसे का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ रागिनी, तुम बड़ी उदास हो? कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो।
क्या करूँ वीर, मैं पूरा दिन रवा डोसा बेची। दिन भी निकल गया पर ठेले पर सिर्फ 2-4 ही ग्राहक आए। पता नहीं वीर जी, आप कैसा डोसा बेचा करते थे, मेरा तो दिन का खर्चा 100 भी नहीं निकला। हिम्मत मत हारो रागिनी, भगवान है ना। अभी तो बस तुमने शुरुआत ही करी है, धीरे धीरे करके ग्राहक भी आने लगेंगे और जब आएंगे तो क्या पता हमारी बरकत ही हो जाए। शायद आप सही कहती वीर। वैसे रवा डोसा काफी सारे बचे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि उसे हम खा लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है। मैं नेहा को आवाज लगाकर बुलाती, सुबह से रवा डोसा की जिद लगाकर बैठी है। रागिनी नेहा को घर में बुलाती है और अब सभी उस रवा डोसा को खाते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन जब रागिनी अपना रवा डोसा का ठेला लगाए हुई थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, आइडिया, क्यों ना मैं रवा डोसा का रेट कम कर दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या पता मेरा रवा डोसा अच्छा बिके। रागिनी जैसा सोचती है वैसा ही करती है। रागिनी अब अपने रवा डोसे की कीमत को कम कर देती है और किस्मत से रागिनी की तरकीब काम कर जाती है। रागिनी के रवा डोसे के ठेले पर काफी भीड़ हो जाती है और रागिनी का रवा डोसा काफी अच्छा बिकता है। शाम हो गई थी। शाम को जब रागिनी खुश होकर अपने घर आती है तो उसको खुश देखकर वीर कहता है, क्या बात है रागिनी, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। हाँ वीर, मैं बहुत खुश है। तुम जानती है मेरा रवा डोसा बिक गई, वो भी सारा। देखो, इसी के वास्ते आज मैं बहुत खुश होती। उसकी मेहनत और खुशी देखकर वीर को काफी अच्छा लगता है। इस तरह रागिनी के रवा डोसे काफी अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में बिकने लगते हैं। समय के साथ अब वीर भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर अपने रवे डोसे को बेच दिया करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।